नमस्कार दोस्तों। प्रकाश के बारे में हम इससे पहले बात कर चुके हैं। क्या उसकी खास बातें थी, कैसे उसका स्पेक्ट्रम था, विभाजन था रंगों का, कितने रंगों के बारे में बताया था, क्या उसके प्रभाव रहे हैं, कैसे हम रंग के बारे में जान सकते हैं कि कौन सी वस्तु कैसे रंग की दिखाई देगी, सारा हम पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं। आज हम उसकी कुछ और कैरेक्टर्स की बात करने वाले हैं और आपसे इतनी सी रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब करें यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। चलिए हम शुरू करते हैं आज की हमारी जो वार्ता है। वो प्रकाश के कुछ गुण हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे हम। प्रकाश के गुण, देखिए एक चीज और ध्यान रखना, प्रकाश जो रंगों से मिलकर बना है, 7 रंग जैसे बताते हैं, तो एक तो विशेष बात ये ध्यान रखना कि प्रकाश हो चाहे कोई भी हो, किसी भी चीज में जो मूलभूत रंग हैं, आधारभूत जो रंग होते हैं वो 3 होते हैं। ब्लू होता है यानी नीला, हरा और लाल। ब्लू, ग्रीन और रेड ये मूल रंग होते हैं, इन्हें मूल रंग कहते हैं। ये अवश्य ध्यान रखें आप। इन रंगों से ही मिलकर के बाकी रंग बनते हैं या उनका निर्माण होता है। अब जो विशेष बात हम करने वाले हैं वो है प्रकाश के जो गुण हैं, परावर्तन, अपवर्तन, इनके बारे में चर्चा हम करने वाले हैं। तो पहली बात देखिए हम क्या करेंगे, परावर्तन, रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन, परावर्तन का मतलब होता है जब प्रकाश किसी वस्तु से टकराता है और टकरा करके वापस लौटता है तो वो होता है प्रकाश का परावर्तन, यानी वापस लौट जाना परावर्तन होगा। ऐसे मान लो जैसे प्रकाश यहाँ से एक सतह है ये, और यहाँ से प्रकाश आया, यहाँ से कोई स्रोत है प्रकाश का और यहाँ आया, यहाँ टकराया। टकराने के बाद में ये इस दिशा में गुजरा प्रकाश। तो देखिए क्या क्या ध्यान रखना है आपको। यहाँ से प्रकाश का स्रोत था और ये प्रकाश की एक किरण यहाँ आकर गिरी, जिसे कहते हैं आपतित किरण। आपतित किरण, और ये जो टकरा करके वापस आई है इसे कहते हैं परावर्तित किरण। परावर्तित किरण, ओके। अब देखो यहां से ये जो सतह है जिससे टकरा करके गया है प्रकाश, इससे बिल्कुल 90 डिग्री का कोण बना दो। यहाँ दोनों जहां किरणें मिल रही हैं उससे 90 डिग्री का कोण बनाओ। ये बिल्कुल 90 डिग्री का कोण जो है ये होगा अभिलंब। अभिलंब होगा, तो ये स्थिति बनती है। और यहां से यदि बात करोगे तो ये आपतन कोण होता है I, और ये परावर्तन कोण या रिफ्लेक्शन वाला जो कोण है वो होता है R। तो I और R होते हैं, परावर्तन कोण R और आपतन कोण I। अब परावर्तन का मतलब तो हो गया कि कोई वस्तु से किसी सतह से प्रकाश टकराकर वापस आ गया, वो तो है परावर्तन। अब परावर्तन का नियम क्या है, देखो परावर्तन असल में नियम होते हैं इसके। पहला जो नियम है वो ये है I = R। चलो दोनों स्मॉल लेटर में ले लेते हैं, ये कैपिटल लिख दिया है, कोई बात नहीं। I = R यानी आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा बराबर होते हैं। ये पहला गुण होता है या पहला इसका नियम है, परावर्तन का नियम। दूसरी बात देखो, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों एक ही तल में होंगे। जैसे मान लो प्रकाश की जो किरण है इस बोर्ड के सहारे सहारे जा रही होगी, इससे चिपक करके जा रही है, तो जो प्रकाश की परावर्तित किरण होगी वो भी इससे चिपक कर ही जाएगी, और यह विलंब भी इससे चिपक करके ही बना हुआ है। यानी एक ही तल पर हैं, अलग नहीं हो सकते हैं कभी भी। एक तल इनका कभी भी अलग नहीं हो सकता है कि ये प्रकाश की किरण तो इस तल पर जा रही है और यहाँ टकरा करके इधर जा रही होगी और अभिलंब और कहीं जा रहा होगा, ऐसा नहीं होगा। एक ही तल में होंगे तो तीनों फिर जिस सतह से, यानी एक सतह से बराबर करने पर उनको वो तीनों मिल जाएंगे एक जगह ही।
तो एक ही सतह पर होंगे, एक ही तल पर होंगे ये, इसलिए तीनों एक ही तल में होते हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब। ये इसका नियम होता है। परावर्तन कहाँ से हो सकता है? परावर्तन का देखिए, यदि हम सामान्य रूप से यूज देखें इसका, तो जैसे तारों का चमकना है, किसी वस्तु का चमकना, किसी भी वस्तु का चमकना मान लो, इसका दैनिक जीवन में उपयोग क्या है? देखो परावर्तन का, एक तो वस्तुओं का दिखाई देना। कोई वस्तु जब प्रकाश को परावर्तित करेगा, कोई भी वस्तु है, पदार्थ है, जब प्रकाश को परावर्तित करता है तो वो हमें दिखाई देता है। यदि परावर्तित नहीं करेगा वो, तो फिर वो दिखाई नहीं दे सकता है। यानी जो वस्तुएं प्रकाश को परावर्तित कर देंगी वही हमें दिखाई देंगी। तो पहला गुण वस्तुओं का दिखाई देना, और वस्तुओं का चमकना भी इसी वजह से हो पाएगा। वस्तुओं का चमकना, चमकेंगी कब? किसी की चमक दिख रही है तो कब दिख रही है? जब वो प्रकाश की किरणों को वापस टकरा कर हमारी आंखों तक भेजे, तो वस्तुओं का चमकना भी तभी होगा। तारों का चमकना या किसी ग्रह का चमकना मान लो, उपग्रह का चमकना मान लो, जैसे चांद का चमकना। चांद का चमकना, देखो जो तारे वगैरह हैं खुद का प्रकाश भी होता है हालांकि उनमें तो, लेकिन चांद कैसे चमकेगा? चांद तो तभी चमकेगा जब इस पर सूर्य का प्रकाश जाएगा और प्रकाश टकरा करके हमारी आंख तक आएगा, तभी चमकता दिखाई देगा ये चंद्रमा। तो इस प्रकार वस्तुओं का चमकना भी होगा। चेहरे पर मेकअप करते हैं, होता है ना मेकअप, बहुत सारे लोग करते हैं मेकअप, अपने मेकअप करके चलते हैं, तो मेकअप जब कैसे दिखाई देगा? वो भी तो एक परावर्तन का ही तो गुण है, तभी तो मेकअप दिखाई दे रहा है हमें। तो ये मेकअप भी इसी पे डिपेंड करता है। इसी तरह से गाड़ियों में डेंटिंग पेंटिंग का काम जो होता है, डेंटिंग और पेंटिंग, डेंटिंग और पेंटिंग दोनों ही काम जो होते हैं वो परावर्तन के नियम अनुसार ही होते हैं, परावर्तन ही उन पर काम कर रहा होगा। तो परावर्तन का कुछ सामान्य सी जानकारी है ये, और बहुत ही आसान बात भी है, कोई ज़्यादा मुश्किल काम है नहीं इसमें। अब हम देखते हैं, चलो परावर्तन किस किस से होगा, दर्पणों से देखते हैं। समतल दर्पण का सबसे पहले देखेंगे हम। चलिए पहला देखते हैं, समतल दर्पण। दर्पण असल में क्या है? दर्पण कोई कांच जो होता है, एक कांच है और इस कांच पर जिंक ऑक्साइड जिंक ऑक्साइड की परत चढ़ा दी जाए, लेप कर दिया जाए, और चांदी का भी वर्क कर दिया जाए उस पर, तो एक सतह पर ये वर्क करने पर दूसरी सतह से ये चमकता हुआ प्रतीत होगा और एक तरह से किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बना देगा ये। तो किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा तब दर्पण बनेगा। तो समतल दर्पण क्या होगा? समतल यानी प्लेन, और प्लेन यानी कहीं से वो उसकी त्रिज्या नहीं नापी जा सके, हमेशा वो कभी भी गोलाई में ना हो सके। एक ऐसा दर्पण जो कभी भी अनंत तक जाने पर भी कभी त्रिज्या नहीं आएगी और इस वाले बिंदु से कभी भी नहीं मिल सकता है। बाकी यदि अगर कहीं से भी थोड़ा सा ऐसे चल गया तो ये कहीं ना कहीं आके कभी ना कभी जिंदगी में मिल ही जाएगा, तो ये मिलेगा, तो ये तो गोलीय दर्पण हो गया, गोला है तो कहीं ना कहीं। चलो अभी हम समतल दर्पण की बात करते हैं। समतल दर्पण की एक सतह को लेप दिया गया जिंक ऑक्साइड से, चांदी से, ये दर्पण बन गया। इधर से हम शक्ल देख सकते हैं अपनी और इधर हम प्रतिबिंब वापस प्राप्त कर सकते हैं। समतल दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनते हैं? देखो, यदि समतल दर्पण है तो समतल दर्पण से ध्यान रखना, जो प्रतिबिंब बनेंगे हमेशा बराबर आकार के होंगे, बराबर आकार का प्रतिबिंब होगा। ये बहुत काम की चीज़ है, हमेशा बराबर आकार का बनेगा। और दूसरी बात, आभासी बनेगा। आभासी यानी
वास्तविक नहीं है। आभासी का मतलब होता है जिसे सीधे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो पर्दे पर जिसको प्रतिबिंब को प्राप्त नहीं कर सकते वो होता है आभासी। तो ये आभासी बनेगा, और आभासी जब होगा तो ध्यान रखना हमेशा सीधा ही होगा। आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधे ही होते हैं। तो आभासी प्रतिबिंब होगा, सीधा होगा और वस्तु के बराबर होगा। एक विशेष कंडीशन इसमें होगी और वो ये होगी, पार्श्व उल्टा होगा। ये पार्श्व उल्टा कैसे होता है? पार्श्व उल्टा देखो, एक व्यक्ति है और एक व्यक्ति ने अपनी परछाई यहाँ पर इस दर्पण में देखी है और यहाँ उसकी परछाई दिख रही है। देखिए यहाँ इसने हाथ में कुछ पकड़ रखा है, एक डंडा पकड़ रखा है, बाएं हाथ में इसने पकड़ा है। तो यहाँ पर जो दिखाई देगा वो दायां दिखाई देगा। यहाँ का जो बायां होगा वो यहाँ दायां दिखाई देगा, यहाँ का दायां वहाँ पर बायां दिखाई देगा। आप कभी भी शीशे में जाकर देखना, अपने दर्पण में जाकर के देखना, जिसमें मेकअप करते हो आप, खड़े होकर के देखते हो, तो वहाँ पर यदि बाएं हाथ को देखोगे तो दर्पण में आपको दायां दिखाई देगा। तो ये होता है पार्श्व रूप से उल्टा होना। तो ये पार्श्व उल्टा होता है। तो पार्श्व रूप से उल्टा बनता है, वस्तु के बराबर बनता है। और एक विशेष बात और होगी इसमें, और वो ये होगी, यदि हम दर्पण की तरफ चलेंगे, दर्पण की तरफ कोई वस्तु गति करे, तो जो प्रतिबिंब है दुगनी गति से चलेगा, दुगनी गति से प्रतीत होगा चलता हुआ, दुगनी गति से चलता प्रतीत होगा, दुगनी गति से चलता हुआ प्रतीत होगा वो प्रतिबिंब। और एक और इसमें बात ध्यान रखनी है आपको, किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब यदि पूरा देखना है, यानी हम चाहते हैं कि वस्तु का प्रतिबिंब, पूरा प्रतिबिंब दिखे, पूरी की पूरी वस्तु दिखे किसी दर्पण में, समतल दर्पण में, तो देखना इस वस्तु के कम से कम आधे आकार का प्रतिबिंब होना, दर्पण होना चाहिए। आधे आकार का दर्पण आवश्यक है। यदि प्रतिबिंब पूरा देखना है तो दर्पण को कम से कम आधा होना ही चाहिए। एक 6 फुट का व्यक्ति है और 6 फुट के व्यक्ति के लिए कम से कम 3 फुट ऊंचा दर्पण होगा, तभी वो पूरा प्रतिबिंब देख पाएगा अपना, अन्यथा कभी भी पूरा प्रतिबिंब वो देख नहीं सकता है। ये एक विशेष कंडीशन होती है इस समतल दर्पण की। और अब और देखो समतल दर्पण की क्या विशेषताएं हैं। समतल दर्पणों को यदि किसी एंगल पर रख दिया जाए, किसी कोण पर रख दिया जाए, जैसे मान लो अभी ये हाथ है और ये हाथ और ये दर्पण है और ये दूसरा भी दर्पण है, तो इनको यदि ऐसे रख दिया जाए, 90 डिग्री का कोण हो गया ना, और इनके बीच में कोई व्यक्ति खड़ा हो जाए, कोई वस्तु रख दी जाए, तो उसके कितने प्रतिबिंब बनेंगे। किसी को ऐसे रख दिया जाए तो कितने बनेंगे, किसी को ऐसे रख दिया जाए तो कितने बनेंगे, आमने सामने रख दिया जाए तो कितने प्रतिबिंब बनेंगे। तो एक साधारण सी बात ध्यान रखनी है, कैसे याद रखते हैं उसको, कैसे बनते हैं प्रतिबिंब। देखो कोई दर्पण है और दर्पण किसी कोण पर रखे हैं, किसी कोण पर रखे हैं, तो प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी। जैसे आपसे पूछ लिया जाए, दो दर्पण 90 डिग्री कोण पर रखे हुए हैं और उनके बीच में कोई वस्तु रखी है, तो उस वस्तु के प्रतिबिंब कितने बनेंगे बताइए। तो बहुत आसान सी बात होती है। देखो 360 डिग्री में जितने डिग्री पर वो दर्पण रखे गए हैं उसका भाग लगा दो। जैसे मान लो थीटा एंगल पे रखे गए हैं, उसका भाग लगा दो और यहाँ पर जो आंसर आएगा, अब स्पेशल बात ध्यान रखना, यहाँ पर यदि उत्तर सम संख्या में आता है, सम संख्या का मतलब 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 ऐसे सम संख्या में आता है, तब तो -1 घटाना पड़ेगा आपको, विषम लाना होगा आपको। और यदि उत्तर विषम में आ गया है पहले ही, तो ये -1 नहीं करना होगा। कुल मिलाकर के उत्तर हमेशा विषम संख्या ही आएगा, विषम आना चाहिए। वो असल में इसका भी एक कारण है कि जब दो प्रतिबिंब किसी एंगल पे रखे हैं तो एक प्रतिबिंब उसमें से छुपा हुआ प्रतीत होता है,
उसमें उसका वो प्रतिबिंब हमें दिखाई नहीं दे पाता है। तो प्रतिबिंब जो दिखेंगे वो तो विषम संख्या में ही दिखेंगे। ठीक है, तो विषम संख्या में जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेते हैं, बहुत आसान सी बात से समझते हैं कैसे। देखो इधर देखिए, अब आप जैसे मान लो दो दर्पण रखे हैं 90 डिग्री पर, वस्तु रखी है उनके बीच में कहीं पे। तो बताइए, अब यहाँ वस्तु रखी है 45 डिग्री के बीचों बीच रखी है वस्तु, तो कितने प्रतिबिंब बनेंगे उसके? तो 360 में 90 का भाग दो, तो 9 चौक 36, 4 बार गया भाग। अब 4 बार भाग जाएगा तो बताइए, 4 सम संख्या है ना, इसलिए ये उत्तर नहीं होगा, 1 घटाना पड़ेगा, 3 आएगा उत्तर। 3 उत्तर सही है। ओके, अब देखो यदि दो दर्पण 120 डिग्री कोण पर रखे हुए हैं और उनके बीच में कोई वस्तु है तो प्रतिबिंब कितने बनेंगे? तो 360 में 120 का भाग दो, 12 का भाग 36 में देंगे तो 3 बार जाएगा, और 3 विषम संख्या है इसलिए उत्तर यही होगा, घटाने की कोई आवश्यकता नहीं इसमें, तो उत्तर ये सही है बिल्कुल। इस तरह से दर्पणों के बीच में कोई वस्तु रखी है और दर्पण किसी एंगल पे रखे हैं तो उनके बीच के प्रतिबिंबों को ज्ञात किया जा सकता है, बहुत ही आसानी से ज्ञात कर सकते हैं हम। तो ये है दर्पणों से प्रतिबिंब का ज्ञात होना। चलिए, अब हम समतल दर्पण की बात हो गई है। अब जो हम देखने वाले हैं वो है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण, कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर कैसे होते हैं अवतल दर्पण? देखो, ये एक खोखला गोला है, इस खोखले गोले को यहां से काटा हमने, ये काट लिया, और इसके बाहर की तरफ हमने जिंक ऑक्साइड की और चांदी की परत चढ़ा दी, पॉलिश कर दी। अब ये अंदर की तरफ हमें शकल दिखाने के काम आ सकता है, ये इधर से प्रतिबिंब बनाएगा। अब ये जो प्रतिबिंब बनाएगा तो देखना, अंदर की तरफ प्रतिबिंब हम देख रहे हैं, और ये कैसा है? अंदर से धसा हुआ है, अंदर से, बाहर से उठा हुआ है। तो अंदर से जो धसे हुए प्रतिबिंब हैं वो होते हैं अवतल दर्पण। और अवतल दर्पण को देखो क्या क्या कहेंगे हम, यहां से यदि कोई किरण जाती है तो ये किरणें इस तरह से वापस जब आएंगी तो इकट्ठी हो जाती हैं, टकरा करके जो किरणें आती हैं वो इकट्ठी होती हैं, यानी अभिकेंद्रित होती हैं, केंद्र की तरफ आकर्षित होती हैं या केंद्र की तरफ झुकती हैं, ये ध्यान रखना। तो अभिलंब ये केंद्र की तरफ जाएंगी। तो ऐसी स्थिति में आप क्या कहेंगे इसको, कि ये किरणों को इकट्ठे करने वाला दर्पण है, अभिकेंद्रित करने वाला दर्पण है, इकट्ठा करता है एक जगह पे केंद्र की तरफ, तो इसे कह सकते हैं अभिसारी दर्पण। अभिसारी दर्पण। और अभिसारी लेंस किसे कहते हैं? वो उत्तल लेंस को कहते हैं अभिसारी। हाँ, उत्तल लेंस जो होता है वो अभिसारी होता है, फिर वहां यहाँ पर अवतल दर्पण होता है, अभिसारी होता है क्योंकि इकट्ठा करता है। और उत्तल दर्पण जो होता है ना, इस तरह से होता है, अंदर से रंग किया जाता है पेंट, बाहर से जो किरणें ऐसे जाएंगी और फिर ऐसे मुड़ेगी, तो क्या हो गया? फैल रही हैं किरणें, तो फैलेंगी तो इन्हें फैलने को क्या कहते हैं? अपसारी। तो ये होते हैं अपसारी दर्पण, और इन्हें उत्तल दर्पण भी कहते हैं। उत्तल दर्पण अपसारी दर्पण होते हैं और अवतल दर्पण अभिसारी दर्पण होते हैं। तो यहां तक की बात आपको समझ में आ गई होगी कि ये अवतल दर्पण क्या है। अब अवतल दर्पण में देखो, एक दो चीज और ध्यान रखना। यहां पर जैसे ये तो होता है एक ध्रुव इसका, और यहां पर यहां से लेकर यहां तक ये त्रिज्या होगी, और त्रिज्या का जो आधा होता है फोकस होता है, ठीक है। और फिर इसके बाहर यदि निकल जाओ, इस गोले के बाहर निकल जाओगे तो ये अनंत हो जाता है। अब यहाँ पर हम ये जानना चाह रहे हैं कि यदि इस अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनाना देखें, प्रतिबिंब बनाना सीखें, तो
क्या होगा, कैसे बनेंगे प्रतिबिंब, कहाँ पर बनेंगे प्रतिबिंब। बहुत ही आसान बात होगी देखना प्रतिबिंब बनना। यहाँ पर मैं लिखता हूँ ये, और ये मैंने एक लाइन बना दी, ये ध्रुव है और ये सेंटर है, ये त्रिज्या की जगह सेंटर मानो, ये सेंटर है और यहाँ पर फोकस होगा इसका, जहाँ पर आके किरणें मिलेंगी। और इसके बाद में जो होता है वो होता है अनंत, यहाँ से अनंत चालू हो जाता है। ठीक है, अब देखो यहाँ क्या कंडीशन बनती है। यहाँ पर कोई वस्तु रखी है अनंत पर, अनंत पर जो वस्तु रखी होगी उसका प्रतिबिंब बनता है फोकस पर, इस तरह से फोकस पर बनता है। ओके, और इसके बाद फिर अनंत और सी के बीच रखी है तो कहाँ बनता है। ये सारी चीजें आपको याद करनी पड़ती हैं और ये बना करके देखनी पड़ती हैं। आपको बड़ी दिक्कत होती होगी, लेकिन अगर आपको एक छोटी सी ऐसी ट्रिक मिल जाए कि वो आपको परमानेंट याद हो जाए तो कैसा हो, तो आपके तो मजे हो जाएंगे ऐसे अगर हो जाए तो चलो ऐसा ही होगा, ऐसा ही कुछ होने वाला है। देखो ये एक टेबल बनाई हमने, बॉक्स बनाए 5, वस्तु रखेंगे यहां पर ऊपर वाले खानों में और प्रतिबिंब बनेगा नीचे वाले खानों में। ठीक, चलिए वस्तु अनंत पर रखी है, अनंत पर रख सकते हैं वस्तु को, या फिर केंद्र पर या एफ पर या फिर इनके बीच में गई। तो हम पहले केंद्र और एफ पर लिख लेते हैं। केंद्र यहां लिखूंगा एक छोड़कर और एफ फोकस यहां लिखता हूं। इनको बिल्कुल विपरीत लिख दो, इधर एफ सी और फिर इधर अनंत ले आओ। ठीक है, अनंत बड़ा है और एफ छोटा होता है, तो बड़े से छोटे की तरफ खाने कितने हैं, 5 4 3 2 1, और इधर बड़े से छोटे की तरफ चलोगे तो 5 4 3 2 1। कितना आसान है देखो प्रतिबिंब बनना। वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, एफ पर प्रतिबिंब बनेगा, एफ पर। वस्तु सी पर है तो प्रतिबिंब बनेगा सी पर। वस्तु केंद्र पर है तो प्रतिबिंब भी केंद्र पर बनेगा, और वस्तु एफ पर है तो प्रतिबिंब बनेगा अनंत पर। कैसे बनेंगे देखो, 5 बड़ा नीचे 1 छोटा है तो प्रतिबिंब बनेगा छोटा, 3 है और ये 3 है तो प्रतिबिंब बनेगा बराबर, 1 और नीचे 5 यानी बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। ठीक, अब यहां देखो अनंत और सी के बीच में यहां वस्तु रखी है कोई, बताओ प्रतिबिंब कहां बनेगा, एफ और सी के बीच, एफ व सी के बीच प्रतिबिंब बनेगा। यहां 4 है यहां 2 है तो प्रतिबिंब छोटा हो गया, हो गया क्या। यहां सी और एफ के बीच कोई वस्तु रखी है तो प्रतिबिंब सी और अनंत के बीच बनेगा, इनके बीच सी व अनंत के बीच प्रतिबिंब बनेगा, और यहां 2 नीचे 4 बड़ा है तो प्रतिबिंब बड़ा बनेगा। और प्रतिबिंब में एक चीज बिल्कुल ध्यान रखना, सारे के सारों में एक विशेष कॉमन बात है और वो है वाउ। वाउ, वाउ का मतलब प्रतिबिंब वास्तविक होगा और उल्टा होगा, प्रतिबिंब वास्तविक होगा और उल्टा होगा प्रतिबिंब। और चलिए यहाँ चलिए एक चीज और देखो, वस्तु F और इस ध्रुव के बीच में कहीं रखी हो, ये याद रखना, वस्तु F व ध्रुव के बीच कहीं हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। प्रतिबिंब देखना, अब प्रतिबिंब जो होगा वो बड़ा बनेगा, और प्रतिबिंब इस साइड नहीं बनेगा, पीछे की साइड बनेगा जाकर के, यानी दर्पण के पीछे बनेगा। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा और इनसे बिल्कुल उलट होगा। यहां वास्तविक उल्टा चल रहा था ना सब में, यहां आभासी और सीधा चलेगा और बड़ा होगा। ये विशेष खासियत होगी इन प्रतिबिंबों की। तो 1 2 3 4 5 खाने बनाओ और इनको उल्टा लिख दो, और इनका बिल्कुल जहां पर ये हैं वहीं पर ये प्रतिबिंब बन जाएगा। देख लो, बहुत आसान सी बात है प्रतिबिंब का बनना। तो अवतल दर्पण से प्रतिबिंब, और ऐसे ही सेम टू सेम बनेंगे उत्तल लेंस से प्रतिबिंब। उत्तल लेंस और अवतल दर्पण से प्रतिबिंब दोनों समान होते हैं। एक को याद रखो, दूसरा अपने आप हो गया हल आपका, कोई समस्या नहीं होगी आपको।
और ये लेंस से प्रतिबिंब बनने का अलग से वीडियो भी डाला हुआ है, हालांकि इसमें बात आएगी तो हम बताएंगे आपको आगे। तो ये था अवतल दर्पण से प्रतिबिंबों का बनना। अब अवतल दर्पण और समतल दर्पण का क्या उपयोग लेते हैं, छोटी सी बात हम कर लेते हैं, बड़ी जल्दी से निपट जाएगी, ज़्यादा समय आपका लगेगा नहीं। देखिए, समतल दर्पण का उपयोग कहाँ लेते हो? समतल दर्पण का उपयोग हम घरों में लेते हैं, घरों में काम आते हैं ये तो ठीक है, चेहरा वगैरह देखने के काम आते होंगे, आप देखते होंगे। अवतल दर्पण कहाँ लेते हैं काम? अवतल दर्पण का उपयोग देखो कहाँ कहाँ लिया जाएगा। एक तो अवतल दर्पण का उपयोग डॉक्टर लेता है। डॉक्टर कहाँ लेता है? डॉक्टर जैसे आंख नाक कान वाला डॉक्टर जो होता है ना, वो देखने के लिए जो टॉर्च वगैरह होती है उनमें काम में लेते हैं। दूसरा, जो बार्बर की दुकान होता है, बार्बर यानी नाई की दुकान, जहाँ पर शेविंग कटिंग का काम किया जाता है, तो जो नाई की दुकान है या दाढ़ी बनाने वाले की दुकान, दाढ़ी वाले की जो शॉप होती है उस पर काम में लिया जाता है। हालांकि जनरली आपको देखने को नहीं मिलता है ये शीशा कहीं पर, ऐसे नहीं कि हर दुकान पे मिलेगा, क्योंकि महंगा आता है इसलिए हर कोई नहीं लगाता है। वहाँ समतल दर्पण मिलेंगे आपको ज़्यादातर, लेकिन बहुत जो महंगी शॉप है जहाँ पर कभी आप जाते होंगे और पेमेंट ज़्यादा लेते होंगे, वो बहुत ज़्यादा महंगा होगा वहाँ काम आपका, जो दाढ़ी सेविंग करवाना, तो वहाँ पर आपको मिल सकती है ये अवतल दर्पण वाली दुकान। तो अवतल दर्पण वहाँ पे काम में लिए जाएंगे। इसके अलावा अवतल दर्पण गाड़ी के अंदर जो ड्राइवर होता है, इस ड्राइवर के ऊपर एक शीशा लगा होता है जो कि पीछे यात्रियों को देखने के लिए, यात्रियों को देखने हेतु लगा होता है। तो असल में जो गाड़ी के अंदर जो ड्राइवर के ऊपर जो शीशा लगा होता है वो अवतल दर्पण होता है, और वो पीछे यात्रियों को देखने का काम करता है। और असल में इसलिए लगाते हैं क्योंकि उसमें बड़ा दिखाई देता है, बड़ा दिखाई देता है, क्योंकि इतनी बड़ी त्रिज्या वाला दर्पण होता है वो, कि सारे के सारे जो यात्री होते हैं ना, सारे के सारे यात्री किसमें होते हैं? ध्रुव और उसके फोकस के बीच में ही होते हैं सारे। एफ व ध्रुव के मध्य होते हैं सारे यात्री ध्रुव और एफ के मध्य होते हैं। यानी इतनी बड़ी त्रिज्या वाला होगा वो, इतना सा कटा हुआ होगा वो, छोटा सा, हमें तो समतल जैसा ही लगेगा वो, लेकिन इसकी त्रिज्या इतनी ज़्यादा है। और यहाँ फोकस है, तो बाकी फोकस और इसके बीच में ही सारे यात्री बैठे हुए हैं उसके, तो यहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा पीछे और बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, इसलिए बड़ा दिखाई देता है उससे। तो ऐसे प्रतिबिंब बनाने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो ये थी हमारे आज प्रकाश में कुछ परावर्तन की बातें, और जिसमें समतल दर्पण और अवतल दर्पण की बात की। और उत्तल दर्पण में आपको कोई ज़्यादा खास याद रखना नहीं है, उसमें हमेशा प्रतिबिंब जो बनते हैं वो एक ही बात याद रखना, आभासी, सीधे और छोटे प्रतिबिंब होते हैं। उत्तल दर्पण में आपको ज़्यादा याद रखना नहीं है, उत्तल में जो प्रतिबिंब बनेंगे वो आभासी, सीधा और छोटा ही बनेगा, हमेशा यही होगी कंडीशन। अनंत पर जब होगा जब फोकस पे बनेगा, बाकी नहीं तो फोकस में और ध्रुव के मध्य ही बनेंगे, हमेशा फोकस और ध्रुव के मध्य बनेगा। सिर्फ अनंत को छोड़ दो, अनंत पे कोई वस्तु है तो फोकस पे बनेगा प्रतिबिंब, और वो तो किसी में भी होगा, कैसा भी दर्पण हो, कैसा भी लेंस हो। अनंत पर वस्तु है तो हमेशा फोकस पे ही प्रतिबिंब बनता है। और उत्तल दर्पण में आभासी, सीधा और छोटा ही होगा, और हमेशा एफ और ध्रुव के मध्य होगा, यदि अनंत के अलावा कहीं पर वस्तु है तो। ठीक है, तो ये बातें दर्पण की थी, परावर्तन की थी। अब हम आगे नेक्स्ट क्लास में ही बात करेंगे, काफ़ी क्लास बड़ी हो जाएगी। अपवर्तन की बात करेंगे और अपवर्तन के नियम जानेंगे, अपवर्तन की सारी बातें जानेंगे, और लेंसों से जो अपवर्तन होता है कैसे होता है वो जानेंगे, उसके उपयोग जानेंगे दैनिक जीवन में। तो आज की क्लास आपने देखी, तो आपको अच्छी लगी होगी तो शेयर अवश्य करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।